जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा सॉर्ट आउट करवाएंगे। सारे एमसीक्यू आपको पहले लेक्चर फॉर्म में, फिर इसे पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। प्यारे बच्चों, कैरियर गेनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स। आज क्लास 10th फिजिक्स का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, जिसमें पढ़ेंगे जो प्रथम अध्याय है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इनके कई सारे टॉपिक हमने लेक्चर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या है, लेटरल इन्वर्सिएशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो पार्श्व परिवर्तन होता है जब हम अपना इमेज को किसी मिरर में देखते हैं, तो मिरर में देखने के बाद क्या होता है, हम अगर अपना लेफ्ट हैंड को ऊपर करते हैं तो मिरर में हमेशा ऐसा दिखता है कि मेरा राइट हैंड ऊपर हो रहा है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। जब किसी वस्तु का दाहिना हाथ या दाहिना भाग दर्पण में बाएं भाग के रूप में और बायां भाग दाएं भाग के रूप में दिखाई देता है, तो इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। यह प्रभाव समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की एक विशेषता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा लेटरल इन्वर्सिएशन, जिसमें एक लेटर है बी। जब इसको हम रियल में देखते हैं तो इसका जो शेप दिखता है ऐसा दिखता है, और इसी लेटर को जब हम मिरर में देखते हैं तो जस्ट उल्टा दिखाई देता है। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन कहेंगे, लेटरल इन्वर्सिएशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण की, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में क्या होता है कि एक सपाट चिकना परावर्तक पृष्ठ होता है, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में चेहरा देखने के लिए करते हैं। हम लोग अपना फेस को देखने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा फेस जिस आकृति का होता है सेम इमेज उसमें दिखाई देता है। यह हमेशा वस्तु का जो होता है सीधा, आभासीय और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, जो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। मतलब वस्तु को जितना डिस्टेंस में रखा जाएगा, समतल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतना ही दूरी पर बनेगा। अब यहाँ पे आपको एक समतल दर्पण में दिखाया गया है कि एक समतल दर्पण रखा है और उसके सामने एक वस्तु को रखा गया है, और इस वस्तु का इमेज जो बन रहा है उतना ही सेम डिस्टेंस पर बन रहा है। अब है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब का क्या क्या विशेषता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहली विशेषता इसका यह है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। दूसरी विशेषता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है। मतलब प्रतिबिंब उसी साइज का बनेगा जिस साइज का हमारा वस्तु होगा। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के आकार के हमेशा बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब हमेशा आभासीय मतलब वर्चुअल होता है। समतल दर्पण में रियल इमेज नहीं होता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है, इसमें हमेशा आभासीय प्रतिबिंब होता है, इसलिए यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतीत होता है। समतल दर्पण की प्रतिबिंब की विशेषता है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के आगे होता है। अब है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ये गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसको देखेंगे। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, उन्हें गोलीय दर्पण कहा जाता है।
इन दर्पण की सतह चिकनी और परावर्तक होती है और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गोलीय दर्पण में क्या क्या पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक गोलीय दर्पण है जिसमें से एक बाहरी भाग को अगर हम पेंट कर देते हैं तो यह हमारा अवतल दर्पण का रूप लेता है, और इसी का अंदर वाला भाग को अगर हम पेंट कर देते हैं, जिसे कलई करना कहते हैं, कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और ये जो लाइन है जो दर्पण के बीचों बीच सेंटर से गुजरा है उसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। अब आप देख पा रहे होंगे कि मुख्य अक्ष के सेंटर में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र, और इस वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण के ध्रुव तक खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इस भाग को जिसका अंदर पेंटिंग किया गया है इस भाग को कहेंगे उत्तल दर्पण, और जिसका बाहर पेंटिंग किया गया है उसे कहेंगे अवतल दर्पण। तो हम लोग इनका एक एक डेफिनेशन देख लेंगे। गोलीय दर्पण में प्रयुक्त चिन्ह, गोलीय दर्पण में प्रयुक्त चिन्ह P से दर्पण की ध्रुव, जो दर्पण का ध्रुव होता है, पोल होता है, उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। मिरर का जो पोल होता है उसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस को PC से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेंटर ऑफ कार्वेटर उसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है। वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। मुख्य अक्ष पर रखी जो वस्तु होता है उसे AB से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मुख्य अक्ष पर बनी जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है, उसको A डैश और B डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब है गोलीय दर्पण के प्रकार। जैसा कि हम लोग पढ़े थे पहले ही गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, या अवतल दर्पण हम किसे कहेंगे। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर मुड़ी होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, अभिसारित करने में सक्षम होता है। इसलिए इसे विभिन्न वैज्ञानिक, चिकित्सीय और दैनिक उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि अवतल दर्पण के यूज को अगर हम देखें तो जो डेंटलिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब है अवतल दर्पण का यूज। तो हम देखेंगे कि अवतल दर्पण का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं, या फिर किस किस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले लिखा है कि दाढ़ी बनाने में चेहरे का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब पाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नेत्र, दंत, कान, गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें संबंधित अंग पर केंद्रित हो जाती है। टेबल लैंप में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, और मोटर कार, रेल इंजन और सर्च लाइट में लैंप में परावर्तक रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का। अब दूसरा टाइप है इसका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, मतलब कि किसी एक पॉइंट पर क्या होता है? अपसारित करता है, और अधिक क्षेत्र का दृश्य प्रदान करता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक उत्तल दर्पण है जो यह दिखाता है कि कोई भी वस्तु सामने है उसको बड़ा से बड़ा करके दिखाने का काम करता है। खास करके जब वाहन वगैरह होता है
उसके साइड मिरर में इसका यूज किया जाता है, ताकि साइड से कोई भी वस्तु अगर आए तो वो क्लियरिटी के साथ दिख पाए। अब है उत्तल दर्पण के प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मोटर कार में ड्राइवर की सीट के पास पीछे का दृश्य देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उत्तल दर्पण का। दूसरा यूज इसका है सड़क के मोड़ और पार्किंग एरिया में सुरक्षा बढ़ाने के लिए, जिससे व्यापक क्षेत्र दिखाई दे, वहां भी इस्तेमाल किया जाता है किसका, उत्तल दर्पण का। और भी कई सारा यूज है इसका, जैसे कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को रजित करने पर अवतल दर्पण बनता है, और कांच के टुकड़े की भीतरी सतह को रजित करने से उत्तल दर्पण बनता है। अब है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ध्रुव किसे कहेंगे, पोल किसे कहेंगे। तो दर्पण की सतह के मध्य में स्थित बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। यह दर्पण के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कार्वेटर। वह बिंदु जो उस काल्पनिक गोले का केंद्र होता है जिसका भाग दर्पण की परावर्तक सतह है। तीसरा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कार्वेटर। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कार्वेटर। दर्पण जिस काल्पनिक गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब कि दर्पण जिसका भाग होता है उस दर्पण की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। चौथा है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब है गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है और फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होता है, उनके बारे में देखेंगे। तो किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह विशिष्ट बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अभिसारित होती है, फोकस कहलाता है। उत्तल दर्पण के मामले में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद अपसारित होती है और उनका प्रत्यक्ष संगम बिंदु फोकस माना जाता है। दर्पण के ध्रुव, मतलब कि दर्पण का जो पोल होता है ध्रुव और मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, फोकल लेंथ कहते हैं। इसे अक्षर F से निरूपित किया जाता है, इसे F से रिप्रेजेंट किया जाता है, फोकल लेंथ को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। छोटे आकार के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी दोगुनी होती है, जिसे गणितीय रूप में R बराबर 2F द्वारा व्यक्त करते हैं। साधारण शब्द में किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। गोलीय दर्पण में किरणों का परावर्तन और प्रतिबिंब निर्माण के नियम। सबसे पहला है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, ये है एक अवतल दर्पण है और इसका ये मुख्य अक्ष है। अगर कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के बाद क्या होगा कि यह हमेशा फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। या कह सकते हैं अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद यह किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और इसी की बात अगर किया जाए उत्तल दर्पण में, तो परावर्तन के बाद यह किरण ऐसे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है जो दर्पण का मुख्य फोकस होता है। दूसरा पॉइंट है मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण। तो मुख्य फोकस से आने वाली किरण अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और वही उत्तल दर्पण में अगर हम बात करें तो मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण अवतल दर्पण में यह किरण परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण
परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौटती है। मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आने वाली किरण, दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आने वाली किरण परावर्तन के बाद भी तिर्यक दिशा में ही जाती है और आपतन बिंदु पर आपतित व परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। अब है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वर्सेशन। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि प्रकाश की किरणें वस्तु से निकलकर दर्पण पर बाईं ओर आपतित होती है। सभी दूरियां मुख्य अक्ष के साथ दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सारी दूरियां की अगर बात करें तो वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यदि कोई दूरी मूल बिंदु के दाईं ओर मापी जाए तो उसे धनात्मक माना जाता है, उसे पॉजिटिव माना जाता है। यदि दूरी मूल बिंदु के बाईं ओर हो मापी जाए तो उसे ऋणात्मक नेगेटिव माना जाता है। यदि दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर मापी जाए तो वह धनात्मक होगी, यदि दूरी मुख्य अक्ष के नीचे मापी जाए तो वह ऋणात्मक होगी। इसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मतलब अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है और फोकस दूरी होता है वो दोनों का दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अब है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो वस्तु दूरी होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ध्रुव P से वस्तु O की दूरी को, ध्रुव P से वस्तु O की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसे U से रिप्रेजेंट किया जाता है। वस्तु दूरी जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, उसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है, U से निरूपित किया जाता है। और जो प्रतिबिंब का दूरी होता है, जो इमेज डिस्टेंस होता है, उसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट करेंगे और जो इमेज डिस्टेंस होगा उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्रुव P से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसे V से निरूपित किया जाता है, V से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होता है, ध्रुव P से फोकस F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से निरूपित किया जाता है, इसे F से रिप्रेजेंट किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कार्वेटर क्या होता है, ध्रुव P से वक्रता केंद्र C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से या स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दर्पण सूत्र, गोलाकार दर्पण के लिए वस्तु की दूरी U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U और प्रतिबिंब की दूरी इमेज डिस्टेंस V और फोकस दूरी F के बीच संबंध सूत्र से व्यक्त किया जाता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर आप 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r। ये फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करें आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, जो प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है और वस्तु का जो ऊंचाई होता है, मतलब इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो होता है, उसे ही हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन, मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे m से निरूपित किया जाता है, मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सूत्र है रैखिक आवर्धन, लिनियर मैग्निफिकेशन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h। और दर्पण के लिए m इज इक्वल टू -v अपॉन -u। तो इस चैप्टर का लेक्चर यहीं तक था। ये चैप्टर का लेक्चर एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा सॉर्ट आउट करवाएंगे। सारे एमसीक्यू आपको पहले लेक्चर फॉर्म में, फिर इसे पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा और इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट लेक्चर में ही आपको बताया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक था।
बाकी का चीज़ हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।